नजदीक से दूर, ठीक है। तो चलिए आपको हम फिजिक्स में ले चल रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। अभी हम कल पिछले क्लास में पढ़ाए थे इंपल्स। इंपल्स में क्या बताते हैं? इंपल्स है फोर्स टाइम, है ना, बड़ा फोर्स कम समय के लिए अगर लगे तो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वही क्या बताता है? इंपल्स। क्या बताता है? इंपल्स एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, उसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। इंपल्स का यूनिट न्यूटन सेकंड होता है। इंपल्स का क्या डायमेंशन होता है वो भी कल बताए थे। अब आगे क्या देखिए, इसमें दो केस है। देखिए पहला केस देखो, इफ दिस फोर्स इज वर्किंग फ्रॉम टाइम t1 टू t2, ये जो फोर्स है, फोर्स मतलब कौन सा? इंपल्सिव फोर्स। कितना कैसे वर्क करा? t1 टाइम से लेके कहां तक वर्क करा? t2 टाइम तक। देन द इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन गेट, जो ऊपर वाला कल वाला जो इक्वेशन था इंपल्स का, उसको अगर हम इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बनाएंगे ना, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? देखिए इंपल्स आई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन एफ वेक्टर, कल वाला तो पढ़ाया था ना, एफ वेक्टर फोर्स गुना dt टाइम। इसको इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक? t1 टाइम से लेके t2 टाइम तक। ये किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम। याद है कल बताया था चेंज इन मोमेंटम dp वेक्टर। और dp वेक्टर ये जो मोमेंटम का चेंज है इसको भी इंटीग्रेट करेंगे p1 वेक्टर से लेके कहां तक? p2। ये p1 वेक्टर क्या है? इनिशियल मोमेंटम। क्या है? शुरुआती वाला मोमेंटम। p2 क्या है? फाइनल मोमेंटम। और ये बराबर होगा देखो ये dp वेक्टर ना, इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या बताया सर? कल के क्लास में आपको इंपल्स के बारे में बताया था न्यूटन लॉ में। इंपल्स के बारे में क्या होता है? अगर कोई लार्ज फोर्स कम समय के लिए लग रहा है स्मॉल इंटरवल टाइप के, तो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वही क्या बनाता है? इंपल्स। इंपल्स एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। इंपल्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकंड। डायमेंशन क्या होता है बताए थे। उसका आगे का केस देखिए, केस 1, इफ दिस फोर्स इज वर्किंग फ्रॉम, मान लो ये इंपल्सिव फोर्स t1 टाइम से लेके कहां तक काम कर रहा है? t2 टाइम तक। अब हम उस जो कल इक्वेशन देखे थे इंपल्स का, अगर उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, है ना, उसके बाद क्या मिलेगा? देखिए इंपल्स आई वेक्टर बराबर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन किए एफ वेक्टर गुना dt, निकल बताए थे। कहां से कहां तक इंटीग्रेट किए? t1 से लेके कहां तक? t2। t1 क्या है? लोअर लिमिट, t2 क्या है? अपर लिमिट। अपर लिमिट। और ये बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम के। ये dp वेक्टर जो मोमेंटम इसको भी इंटीग्रेट करेंगे p1 वेक्टर से लेके p2 वेक्टर तक। p1 इनिशियल मोमेंटम है, p2 फाइनल मोमेंटम। आप देखो इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीका बताओ क्या होता है। पहले ये वाला चीज इसमें डालते हैं, फिर माइनस करते हैं इस वाले चीज से। पहले एक बार p2 डालो, फिर इसको माइनस करेंगे किससे? p1 से। किसके बराबर हो जाएगा? p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। इंटीग्रेशन ही खत्म। ये डायरेक्ट इंपल्स इसके बराबर होगा p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। यानी ये चीज क्या था? इंपल्स। क्या था? ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है m * v, मास गुना वेलोसिटी। मोमेंटम हमेशा बराबर किसका होता है? मास गुना वेलोसिटी। पहले पढ़ा चुके हैं। इंपल्स किसके बराबर है? चेंज इन। ये हमेशा याद रखो, इसका सवाल पूछता है परीक्षा में। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। आप देखो ये पहला केस था। दूसरा केस देखो, इफ ए कांस्टेंट और एवरेज फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, मान लो किसी बॉडी पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कांस्टेंट फोर्स है। क्या था? कांस्टेंट फोर्स है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब कांस्टेंट है। तब क्या होगा? देखो आई वेक्टर क्या होगा? ये जो एफ वेक्टर लिए एवरेज फोर्स लिए, क्या लिए? यानी कांस्टेंट फोर्स है। dt वेक्टर t1 से t2 तक इसको इंटीग्रेट किए जैसे यहां किए थे, फिर ये भी वही चीज है dp वेक्टर p2 वेक्टर। यहां पे वे जब ये कोई क्वांटिटी कांस्टेंट होता है ना, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे पता चल गया फोर्स कांस्टेंट है ना, पहला चैप्टर में पढ़ाया गया इंटीग्रेशन करने वाला जो भी चीज कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। तो आई वेक्टर क्या होगा? ये एवरेज वेक्टर कांस्टेंट है, फोर्स उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लिए। तो देखो यहाँ पे दूसरे केस में क्या है? जो फोर्स लग रहा था कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर किया। अभी अंदर में क्या आ गया? dt को इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक करेंगे? t1 से लेके t2 तक। ये बराबर है किसके? dp p2 t1 से p2 तक। अब वही क्या होगा? i वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? f एवरेज। अधिक वे फिर इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसको डालेंगे, माइनस कर देंगे इससे, तो t2 माइनस t1 बराबर क्या होगा? इसको इंटीग्रेशन कैसे होगा? p2 माइनस p1 डायरेक्ट बराबर हो गया। तो देखो यहां से क्या निकला? इंपल्स बराबर क्या होगा? एफ एवरेज वेक्टर गुना इसको क्या मान सकते हैं? डेल्टा टी। क्या मानेंगे? डेल्टा टी मतलब हुआ चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी मोमेंटम। बस है ना, तो ये भी एक फार्मूला बन गया। तो दो तरह का यहाँ पर एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये। ये फार्मूला कब लग रहा है? इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम जब एफ फोर्स एवरेज फोर्स जो है कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, समझा, बार बार बदल रहा, तब ये केस में इंपल्स बराबर चेंज मोमेंटम। जब कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे।
आई इंपल्स बराबर क्या होगा एफ एवरेज फोर्स गुना डेल्टा टी, और ये बराबर होगा किसके चेंज इन मोमेंटम। इसमें कितना बार सवाल आता है, किसी भी सवाल से पूछता रहेगा तुमको, जो सवाल पूछेगा फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए, इसका वैल्यू दे देगा फोर्स का, टाइम का T1 का वैल्यू दे देगा, T2 का वैल्यू दे देगा, कहेगा इंपल्स निकाल के दिखाओ, कहा देगा क्या इंपल्स दिया हुआ है चेंज इन मोमेंटम निकाल। बात समझ में आ रहा है ना, कुछ भी पूछ सकता है, इंपल्स दे देगा P2 दे देगा, कहेगा P1 बताओ, कुछ भी पूछ सकता है, फॉर्मूला है, इससे कोई भी सवाल पूछ सकता है। अब आगे देखो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ये क्या होता है, according to this impulse momentum theorem the impulse of a force is equal to the change in momentum। impulse momentum theorem के अनुसार हम जानते हैं कि जो impulse होता है किसी भी फोर्स का वो किसके बराबर होता है, impulse होता है किसी फोर्स का किसके बराबर होता है, change in momentum। यानी बॉडी पे जो इंपल्स होता है वो कांस्टेंट होता है, क्या होता है, चेंज नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रहा है, इसी को कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है मतलब हुआ इंपल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के। आगे देखो इसी रिलेशन को कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। आगे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर। ये क्या लीनियर मोमेंटम क्या है, मतलब मास गुना वेलोसिटी। इसका इसमें कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये क्या होता है देखो, if net external force on a system is zero then the linear momentum of a system remains constant। कहा जाता है अगर किसी बॉडी पे लगने वाला टोटल फोर्स नेट फोर्स बॉडी पे लगने वाला क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो लगने वाला फोर्स ही जीरो है तो बॉडी पे जो मोमेंटम होगा ना वो क्या होगा, हो गया है। देखो अगर शुरू है, अगर बॉडी पे लगने वाला टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो, तो कहा जाता है जो बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम वो क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब क्या हुआ इनिशियल मोमेंट चेंज इन इनिशियल मोमेंटम बराबर माइनस गुना चेंज इन फाइनल मोमेंटम। बस ये फार्मूला याद रखो, डेल्टा P1 किसके बराबर होगा माइनस डेल्टा P2 डेल्टा। अगर बॉडी पे लगने वाला फोर्स कांस्टेंट है और इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं जी, यानी बॉडी पे टोटल मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, कंजर्व है, चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे इसी चीज को लिखे हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल का जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसके बराबर है, माइनस गुना चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल। इसको इससे भी लिख सकते थे, P1 को क्या लिख सकता है, चेंज है ना, तो P1 को क्या लिख सकता है M1 V1 लिख सकता है ना, चेंज M1 V1 और M जैसे चेंज क्या होता है, जैसे एक हुआ M1 V1 दूसरा हुआ M2 V2, समझ में आ रहा ना, तो दोनों को माइनस कर दो, समझ में आ रहा ना, M2 माइनस M1 V2 माइनस V1 इस तरह से हो जाएगा, डेल्टा P मतलब होता है M गुना V, ये वाला याद रखना फॉर्मूला। समझ में, इसका सवाल पूछेगा तो इस तरह से वैल्यू डाल के बना सकते। अब आगे देखो, आगे लिखा है रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट का तो नाम सुना होगा, रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है तो पीछे क्या छोड़ता रहता है, गैस छोड़ता रहता है, गैस रिलीज होता है। तो इसी तरह का डायग्राम दिया गया, तो गैस जो है इसका मान लो रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखे वी रिलेटिव, और जो मास इसका जो है इस फॉर्म में क्या होता है dm बटा dt। यहाँ पे देखो वी रिलेटिव ये dm बटा dt, ये फोर्स जो होता है रॉकेट जिस वजह से जाता रहता है किसके बराबर होता है, वी रिलेटिव dm बटा dt, इसी से वो आगे बढ़ता रहता है। रॉकेट का जो वेट है, वेट मतलब समझता है वजन, किसके बराबर होता है mg के बराबर, किसके बराबर होता है mg के बराबर। मास इसका अपना m है और g जो है नीचे की तरफ जो काम कर रहा है, मतलब ड्यू टू ग्रेविटी। अब आगे देखो इसमें दो केस है, इसमें रॉकेट प्रोपल्शन में किस तरह का सवाल पूछता है परीक्षा में, देखो पहला लिखा है इफ रॉकेट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, मान लो रॉकेट ऊपर आगे की तरफ क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, देन नेट अपवर्ड फोर्स ऑन रॉकेट, तो ऊपर पे लगने वाला फोर्स रॉकेट पे कितना होगा m, बताओ फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है, फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन, फोर्स क्या हो जाएगा मास गुना एक्सेलरेशन। अब आगे देखो ए v रिलेटिव dm बटा dt, इसका अपवर्ड फोर्स है इसी से जा रहा है ऊपर वो, और नीचे क्या काम करेगा, नीचे क्या काम कर रहा है mg, क्या काम कर रहा है mg, कौन फोर्स काम कर रहा है नीचे mg, तो इसको माइनस कर दी, ऊपर वाला प्लस है तो नीचे माइनस, तो v रिलेटिव dm बटा dt माइनस mg, ये फोर्स हो गया। अब फोर्स किसके बराबर होता है, मास गुना एक्सेलरेशन, यानी के बराबर होगी। ये पहला केस में तुम ये फार्मूला लगा सकता है। यहाँ पे v रिलेटिव क्या है जी, रिलेटिव वेलोसिटी है, क्या लिखा है v रिलेटिव इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड मास विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। रॉकेट का जो है ये रिलेटिव वेलोसिटी माना गया, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया गया पहले। केस 2, इफ रॉकेट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कह रहा है रॉकेट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होता है
जीरो। क्या होगा? जब ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। देखो एक्सीलरेशन यहाँ पे ये था, ये पूरा हो गया जीरो। क्या हो गया? ये पूरा हो गया, क्या जीरो हुआ? जीरो। अरे देखो v रिलेटिव dm बटा dt माइनस mg इक्वल टू जीरो। इस माइनस mg को उधर भेज दो तो क्या हो गया? प्लस mg। अरे वो फार्मूला ये बन जाएगा, v रिलेटिव dm बटा dt किसके बराबर होगा? mg के। किसके बराबर होगा? क्योंकि ये जीरो हो गया, पूरा खत्म हो गया, तो ये वाला फार्मूला निकाल सकता है। ये दो अलग अलग केस है, समझा? तो ये भी रॉकेट प्रोपल्शन आपका कंसेप्ट खत्म हो गया। अब अगला कंसेप्ट है इस चैप्टर में न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या होता है, उसको हम अगले क्लास में आपको डिस्कस करेंगे।